दोस्तों, मुझे लगता है कि जब हम मानव सभ्यता में विकासशील हुए विश्व स्तर पर, और बात राजनीति की हो आई, क्योंकि हम जब उस तरफ बढ़े, लोकतंत्र की तरफ बढ़े, तो लोकतंत्र की नींव ही राजनीति और राजनीति से लोकतंत्र चलता है। ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसी भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश, ऐसा राज्य है जो देश कई देशों के हिस्से के बराबर या उससे कई गुना बड़ा, उसका चाहे आबादी की बात कर लें, चाहे उसके क्षेत्रफल की बात कर लें या राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बात कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग दिखने वाली घटनाएं जब एक साथ उनको जोड़ेंगे या रखेंगे तो एक बिल्कुल नई तस्वीर बनती है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि ठंड तो लखनऊ में भी जबरदस्त है, दिल्ली में भी जबरदस्त है, लेकिन राजनीतिक पारा गर्म है, राजनीतिक हलचल दिखाई दी और वो भी कुछ इस तरीके से देखने में ऊपर ऊपर से मुलाकातें, कार्यक्रम, सामान्य बैठकें, सामान्य चर्चा, नए वर्ष की बधाई, शुभकामना, पर अक्सर जब चीजें सामान्य दिखाई जाती हैं तो सामान्य होती नहीं है। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो पकने से पहले छुपाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। और सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर एक हल्की लेकिन साफ दिखने वाली बेचैनी को कहीं न कहीं उजागर किया है। लखनऊ में बीजेपी के लगभग 30 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक, या 40 कह लीजिए, चूंकि विधान परिषद से भी जुड़े हुए लोग थे, एक जगह बैठते हैं, उसको चाहे सहभोज कह ले, खिचड़ी कह ले, बाटी चोखा कह ले, चूंकि पूर्वांचल में बैठक को बाटी चोखा का नाम भी देते हैं। यह कोई औपचारिक संगठनात्मक बैठक थी या नहीं थी, इस पर आपने कई बयानबाजी अब तक देख ली होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी, जानी होंगी। कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के सरकारी आवास पे बैठक हुई, ये सहभोज हुआ, तो इसका मतलब कि संचालन ये कहिए या वो गेस्ट अपीयरेंस कहिए या उसके स्वागताध्यक्ष कह सकते हैं, पाठक जी रहे। ये एक सामाजिक मुलाकात थी, नहीं थी, इसके राजनीतिक माने क्या होंगे? इतनी बड़ी संख्या में समूह, इस जातिगत समूह के निर्वाचित विधायकों का, विधान परिषद सदस्यों का इकट्ठा होना, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार क्यास, अटकलें, बयानबाजी, मीडिया, और उस पर तलके का जो काम किया वो उत्तर प्रदेश के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जो चेतावनी की बात कह दी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये आया कि जातिगत कोई संगठन, कोई रैली, कोई आयोजन नहीं किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसको रूप कोई दे दे, बात कोई दे दे, व्यक्तिगत तौर पर करते सभी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन उस नियम से बचते हुए, उस कानून से बचते हुए, उस आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए। और मेरा मानना मित्रों एक बड़ी अजीब सी बात है, जब जातिगत बैठकें होने लगे और जाति के आधार पर हिस्सेदारी की बात होने लगे, तो हिस्सेदारी पता कौन सी होती है? वो हिस्सेदारी होती है शासन की, सत्ता की, और एक शब्दों में कह दें कि सरकार है तो पदों की, मंत्रियों की। नई सरकार है, चुनाव में जा रहे हैं तो विधानसभा सीटों की और लोकसभा सीटों की। इसके अलावा हमने राजनीतिक किसी हिस्सेदारी के बाद देखी नहीं, जानी नहीं, समझी नहीं। बैठक में शामिल कुछ विधायकों ने, अनिल त्रिपाठी जैसे नेता भी थे, जिन्होंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि चर्चा सामाजिक मुद्दों, क्षेत्रीय समस्या और अन्य जन भावनाओं पर थी। मुझे लगता है ये इस तरह की खबरें सरसरी तौर पर आपने अन्य कई प्लेटफॉर्मों पर देखी होंगी, सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी। लेकिन पार्टी के रूप से, प्रदेश अध्यक्ष के रूप से जिस तरीके से कड़ा संदेश दिया गया, और प्रधानमंत्री उसी बीच उनका दौरा उत्तर प्रदेश में रहा, लेकिन दौरे के बाद ही दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ उनकी मुलाकात, केशव जी के साथ उनकी मुलाकात, फिर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात। तो ब्राह्मण राजनीति को लेकर के जिस तरीके से हलचल उत्तर प्रदेश में तेज हुई और खासकर विपक्ष पूरी तरीके से पलटवार किया, तो लगा कि ब्राह्मणों की पूछ उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण क्या है, ये
प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मौजूदा बयान की बात है या कुछ और है? क्योंकि मायावती 2007 से 2012 सरकार, ये कयास बयानों के जरिए, मीडिया के जरिए पता चलने लगा कि उनकी सरकार भी ब्राह्मणों की वजह से बनी थी। 2012 और 2017 अखिलेश यादव की सरकार, उसमें ब्राह्मणों का योगदान रहा। 2017 फिर 2022 और 2022 से मौजूदा चल रही सरकार, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार की हम बात कर लें, जिसमें मजबूत मुख्यमंत्री, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इससे पहले कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री रहे जो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सके, लेकिन हर हफ्ते दिल्ली के चक्कर लगाते रहे। वीर बहादुर सिंह से लेकर के श्रीपति मिश्रा से, बड़ी लंबी फहरिस्त है इसकी। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार का रिपीट होना अपने आप में बड़ा परिणाम था। 2022 में लखनऊ में बने, मैं मुद्दों की बात कर लूं कि जब प्रधानमंत्री लखनऊ आते हैं, लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन कार्यक्रम, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विचार स्तंभों को समर्पित 25 दिसंबर को इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये सारे लोग वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम पूरी तरह से वैचारिक और सरकारी था, इसमें किसी विवाद की कहीं कोई गुंजाइश, कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन मंच के पीछे की जो हलचल थी, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि 26 दिसंबर, एक दिन बाद, जब ब्रजेश पाठक जी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, उसकी फोटो आप सब लोगों ने देखी होगी, क्योंकि वो सिर्फ डिप्टी सीएम होने के नाते ब्राह्मणों की बैठक, विधायकों की बैठक के बाद उनसे उनकी मुलाकात होना, वो भी ब्राह्मण जाति से ही है पाठक जी, जो ब्राह्मण समाज में स्वीकार्यता रखते हैं और संगठन तथा सरकार दोनों से जुड़े हुए हैं। मैं पाठक जी की बात कर रहा हूं। इसी बीच एक खबर और आती है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे मिलने के लिए। आधिकारिक बयान के मुताबिक यह एक नियमित बैठक थी, लेकिन संयोग का है या ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद योगी जी का, केशव जी का और ब्रजेश पाठक का दिल्ली में मौजूद होना, कयास या चर्चाएं ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं, उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी या इन बैठकों को कुछ असर पड़ने वाला है, उसमें कामकाज को लेकर के सरकार के क्षेत्रीय संतुलन, आगामी चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं, उप मुख्यमंत्री के विकल्प पर भी राजनीतिक स्तर पर विचार है या नहीं है, ये साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, राजनीति में चर्चाएं यूं ही जन्म लेती रहती हैं और बाजार गर्म रहता है। पर एक बात तो है, जाति है जो जाति नहीं। मैंने इसलिए मित्रों एक बात आपसे कही थी, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि ब्राह्मणों की बैठकों पर देने वाले चेतावनी के वो प्रमुख नेता, चाहे संगठन से हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, क्या वो इस तरह का की चेतावनी अपने सहयोगी दल जो जातिगत आंकड़ों से, जातिगत और क्षेत्रीय दल के रूप में सरकार में बड़ी हिस्सेदारी ली है, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो निषाद हो या और बहुत सारे अन्य लोग हैं, तो क्या ये चेतावनी उन सबको भी दी जा सकती है कि इस तरीके की बैठकें ना करें, या ब्राह्मणों को ही दी जा सकती है? और ब्राह्मणों को दी जा सकती है तो क्यों? कुछ वर्षों पहले एक बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी में तो ब्राह्मण है ही आखिरी पायदान पे, कहां जाएंगे, इनको तो बोरे बिछाने ही। ये बयान हमारा या यूनाइटेड भारत का नहीं, बल्कि गाजियाबाद के एक संगठन के कार्यकर्ता का था जो प्रमुख पदों पे हैं, और ये चर्चाएं भी आम रहती हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक, संगठन की शक्ति, ब्रजेश पाठक का दिल्ली जाना, योगी मोदी मुलाकात, ये तीनों घटनाएं मिलकर क्या यही संकेत दे रहे हैं कि पार्टी किसी भी तरह की, किसी ऐसी अंदरूनी कलह या 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम, कारण यह है मित्रों की चर्चा तो यह भी है कि लगभग 35 सीटों पर योगी जी की बात लोकसभा चुनाव में नहीं मानी गई, और नहीं मानने से कैंडिडेट नहीं बदले गए, और उन 35 प्रत्याशी जो दिल्ली की सतह पर या केंद्र की सतह पर उनको प्रत्याशी बनाया गया, वहां भारतीय जनता पार्टी करारी हार। 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, हम 2026 में आ ही गए हैं, एक साल बाद चुनाव होना है, लेकिन रणनीतियां अभी से बननी शुरू हो गई, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो।
बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि यूपी में जीत सिर्फ एक चेहरे या एक नारे से नहीं, बल्कि सामाजिक, क्षेत्रीय, जातिगत, संगठनात्मक संतुलन को बनाए रखने से ही वो हैट्रिक कर पाएगी। और यही वजह है कि पार्टी संगठित जितने भी बिंदु हैं, चाहे संगठन हो, जाति आधारित हो, या राजनीति से प्रेरित या राजनीतिक लाभ, किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसको नजरअंदाज करने का हस्र या परिणाम वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भुगत चुके हैं, 300 से 240 पे आकर रुक गए थे। और इन संतुलन को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब बड़ा सवाल यह हुआ कि तीसरा डिप्टी सीएम बनेगा या नहीं बनेगा, तो कौन? इसकी चर्चा लगातार सत्ता के गलियारों में या राजधानी में बनी हुई है। और इसके साथ ही हालिया घटनाओं से भी एक संकेत मिला कि आने वाले चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है। आप देखिए, अभी रमापति राम त्रिपाठी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सक्रियता आपको दिखेगी पंकज चौधरी के साथ, या पूर्वांचल में उन सारे नेताओं के साथ, लखनऊ में भी, दिल्ली में उनकी बैठकों का दौर जारी हो गया है। ऐसे ही और कई नेता हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लगातार आपको सक्रियता में दिखेंगे। ब्राह्मण नेता है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप देखिए, दिनेश शर्मा को आप देख लीजिए। तो इन 40 विधायकों की बैठक, दिल्ली की दौड़, दिल्ली में प्रमुख नेताओं का रहना और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार विपक्ष के रूप में, मजबूत विपक्ष में पीडीए की बात करते हुए अखिलेश यादव, चूंकि पीडीओ को हम इसलिए नहीं बोल सकते, उनका नारा संविधान, पीडीए, उसके अधिकार, एसआईआर, जातिगत गणना। और आपने एक बात और सुना होगा, जो विधानसभा में इस बार एक बयानबाजी हुई दिल्ली और लखनऊ को लेकर के, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आज नहीं, देश की आजादी के बाद दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता रहा है। गुजरात के सबसे पॉपुलर नेता मुख्यमंत्री रहे मोदी जी भी को अगर दिल्ली जाना हुआ तो उन्होंने बनारस को चुना, जो उत्तर प्रदेश है। 2027 के हैट्रिक की बात की तरफ योगी जी बढ़ रहे हैं। इनके दिल्ली जाने पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, प्रतिनिधिताओं में आप बातों को सुनते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सब खबरों में भी कहीं कोई उस तरीके की बात नहीं है। मौसम सर्द है तो राजनीति गर्म है। इस तरह के विश्लेषणों को देखने के लिए यूनाइटेड भारत को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। मिलते हैं दिलचस्प खबरों के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।